नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं श्याम जांगीड़ स्वागत करता हूं आप सबका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, इस चैनल में हम आपको देने जा रहे हैं क्लास 12 साइंस से संबंधित सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्लासेज, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सब के आपको टॉपिक वाइज क्लासेज मिलती रहेगी, लेक्चर मिलते रहेंगे। तो सभी जुड़े इस चैनल के साथ, ऑनलाइन स्कूल को सब्सक्राइब करें अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल को। बच्चों, मैं आपको इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों केमिस्ट्री, और इसके अलावा मेरे जो साथी हैं वो आपको मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, इन सभी की क्लासेस देते रहेंगे। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको जितनी भी सब्जेक्ट आए हैं 12th के अंदर, जिसमें कोई भी सब्जेक्ट आपकी कमज़ोर रही होगी, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी समस्या रही होगी, उन सभी सब्जेक्ट्स को अपन एकदम जीरो से शुरू करने जा रहे हैं। तो आज से आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि किसी का अगर फिजिक्स सरदर्द है, किसी का अगर केमिस्ट्री सरदर्द है ना, किसी को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही है, तो बच्चों आज से आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ें और रेगुलर क्लासेस को फॉलो करते जाएं, रेगुलर क्लासेस लेते जाएं। आपको सबको हलवा लगने लगेगा हर एक चीज़। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल में सभी क्लासेस के अलावा हम आपको देंगे नोट्स, इसके अलावा साप्ताहिक टेस्ट और अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों, अब मैं आपको सबसे पहले आज की हमारी जो पहली क्लास रहेगी, इस क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का बेस, कि कैसे केमिस्ट्री शुरुआत करते हैं अपन केमिस्ट्री की। और जो हमारी जो केमिस्ट्री है उसके 3 पार्ट हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं ऑर्गेनिक के नाम से, हालांकि ऑर्गेनिक सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे इजी भी है समझ में आए तो, और नहीं आए तो सबसे बड़ा सरदर्द भी ऑर्गेनिक ही माना जाता है। तो हम सरदर्द की टेबलेट आपको देने जा रहे हैं पेन रिलीफ के साथ। अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और कार्बनिक रसायन की शुरुआत कैसे होती है, कैसे केमिस्ट्री को शुरू करेंगे। आज तक आपको ऐसे मान लो कि कुछ नहीं आ रहा है केमिस्ट्री में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज से आप हमारी क्लास लेना शुरू करें और ज़रूर आपको बहुत ही एक दिन ऐसा आएगा कि आप केमिस्ट्री आपको एकदम हलवा लगने लगेगी। तो प्यारे बच्चों, चलिए अपन शुरू करते हैं एकदम शानदार एनर्जी के साथ अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक क्लास। तो पेन और कॉपी लेकर आप सब बैठ जाएं मेरे साथ और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। बच्चों, सबसे पहले अपन शुरू करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से, अर्थात इसकी भूमिका तैयार करते हैं अपन की कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई, कैसे पदार्थों के बारे में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने बताया, कैसे वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से खोजा, और कैसे आज हम जो कार्बन है, कार्बन से जुड़े सभी यौगिकों, सभी अभिक्रियाओं और सभी गुणधर्मों के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों सबसे पहले जो पदार्थों की खोज करने का प्रयास किया था वो हमारे प्यारे से साइंटिस्ट जिनका नाम है निकोलस लेमरी। बच्चों, आप देख रहे हो घुंघराले बालों वाले बहुत ही हैंडसम से साइंटिस्ट है हमारे पास में निकोलस लेमरी, जिन्होंने सबसे पहले पदार्थों के बारे में बताया था। और इन्होंने क्या बोला था कि जो निकोलस लेमरी है, सॉरी, बात है बच्चों ये 1675 की, और हमारा ये चल रहा है इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात करेंगे अपन निकोलस लेमरी के बारे में। निकोलस लेमरी ने सबसे पहले ये बताया था कि इस नेचर में जो पदार्थ हैं, स्रोत के आधार पर निकोलस लेमरी ने ये बोला था कि पदार्थ है वो कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 3 टाइप के होते हैं। जैसे मान लो कि आपने कोई भी चीज़ किसी जगह से खोजी तो वहाँ से वो मिली, वो उसका स्रोत हो गया। तो लेमरी ने ये बताया था कि प्रकृति में 3 प्रकार के जो ऐसे पदार्थ हैं जिनको स्रोत के आधार पर अलग अलग बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला पदार्थ है खनिज पदार्थ, दूसरे पदार्थ हैं वानस्पतिक पदार्थ और तीसरे पदार्थ हैं जंतु पदार्थ। देखिए,
जंतु पदार्थ। ये लेमरी का क्लासिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहले पदार्थों को उन्होंने बोला खनिज पदार्थ, दूसरे वानस्पतिक पदार्थ और तीसरे जंतु पदार्थ। वानस्पतिक पदार्थ बच्चों वे पदार्थ, खनिज पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें खनिज के रूप में प्राप्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हो गया, हमारा कॉपर हो गया, जिंक हो गया, और बहुत सारी जितनी भी मेटल्स है वो। खनिज मतलब आप सभी जानते हो कि जमीन से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ। तो लेमरी ने पहले ये बताया कि एक तो पदार्थ को अपन जमीन से खोद कर निकाल सकते हैं, दूसरे पदार्थ वानस्पतिक पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें कहां से प्राप्त किया जाता है बच्चों? पादपों से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल लिखेंगे अपन रबर, रबर और शर्करा या शुगर, ये पादपों से प्राप्त पदार्थ हैं। तीसरे पदार्थ है बच्चों हमारे पास में जंतु पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। इसमें बच्चों एग्जाम्पल आएगा हार्मोन। ये हमारे भाई साहब निकोलस लेमरी का क्लासिफिकेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। बच्चों लेमरी ने यह बताया था कि स्रोत के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? खनिज पदार्थ, वानस्पतिक पदार्थ और जंतु पदार्थ। खनिज के रूप में बाहर जमीन से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ खनिज पदार्थ, पादपों से या पेड़ पौधों से प्राप्त वानस्पतिक पदार्थ, और जंतु से प्राप्त पदार्थ है वो जंतु पदार्थ, जिनमें हार्मोन को मेंशन किया। लेकिन बच्चों ये जो सबसे पहला प्रयास है निकोलस लेमरी का, ये कुछ ही दिन तक माना गया, इसके बाद में इस प्रयास को निरस्त कर दिया गया। हमारे जो प्यारे से साइंटिस्ट हैं लेमरी साहब, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या हो गया, थोड़े दिनों बाद में निरस्त हो गया। क्यों हो गया निरस्त? इसका रीजन ये है बच्चों कि कुछ पदार्थ ऐसे थे जिनको जंतुओं और पादपों दोनों से प्राप्त किया जा सकता है। भाई लेमरी ने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर चीज एक पर्टिकुलर सोर्स से आएगी। जैसे भाई वानस्पतिक पदार्थ है तो वो वनस्पति से आएंगे, जंतु पदार्थ है तो वो केवल जंतुओं से आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ पदार्थ ऐसे थे कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें पादप तथा जंतु दोनों से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें एग्जाम्पल आएगा कार्बन का। ये एंट्री होती है अब हमारे यहाँ पर हीरो की, हमारे कौन से भाई साहब? कार्बन की, है ना, कि कार्बन है वो पादपों और जंतुओं दोनों में मिलता है। तो निकोलस लेमरी के अनुसार एक पर्टिकुलर सोर्स से पर्टिकुलर जो चीज़ है या पदार्थ है वो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में ये पाया गया कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो जंतुओं और पादपों दोनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन आया? कार्बन। तो इसी के साथ ही निकोलस लेमरी का है जो प्रयास है या जो खोज है वो क्या मानी जाती है? निरस्त मानी जाती है। ये इंट्रोडक्शन आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब चलते हैं आगे बच्चों। ये निरस्त हो गया तो इसके बाद में हमारे जो अगले साइंटिस्ट है जिनका प्रयास है वो आया, जिनका नाम है लेवोशियर। लेवोशियर ने यह बताया
कि जो पदार्थ हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी माना जाता है, ये भी मैं लिख देता हूं। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो किसको माना जाता है, लेवोसियर को माना जाता है। लेवोसियर ने ये बताया था बच्चों कि जो पदार्थ हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखना इधर। एक पदार्थ होता है कार्बनिक पदार्थ और दूसरा होता है बच्चों हमारे पास में कौन सा, अकार्बनिक पदार्थ। इनको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। पहला है हमारा कौन सा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और दूसरा हो जाएगा हमारा कौन सा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखो कार्बनिक पदार्थ की परिभाषा लेवोसियर ने क्या दी थी कि वे पदार्थ जिन्हें सजीवों से, कहां से, सजीवों से प्राप्त किया जाता है, या सजीव में विद्यमान पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, सजीवों से प्राप्त पदार्थ क्या कहलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ की क्या परिभाषा हो जाएगी कि वे पदार्थ जिन्हें निर्जीव वस्तुओं या चट्टानों या फिर खनिजों से प्राप्त किया जाता है, वे पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाते हैं बच्चों, अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो ये हमारे भाई साहब का किसका वर्णन था, सॉरी क्लासिफिकेशन था वो किसका था, लेवोसियर का। सबसे पहले लेमरी ने ये बताया कि सोर्स के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर पदार्थ है वो डिफरेंट सोर्स से मिल रहा था हमें। उसके बाद में इसको क्लियर किया था किसने, लेवोसियर ने। लेवोसियर ने ये बताया कि पदार्थ है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। जीवित वस्तुओं या सजीवों में विद्यमान या उनसे प्राप्त पदार्थ है वो कौन से पदार्थ कहलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और जो पदार्थ निर्जीवों या चट्टानों या खनिजों से प्राप्त होते हैं उनको कौन से पदार्थ बोलते हैं, अकार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। यहां तक सबको बात क्लियर है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखो हमारे एकदम क्यूट से, वाह, बहुत ही प्यारे से साइंटिस्ट आए जिनका नाम है बर्जीलियस। बर्जीलियस ने एक बहुत ही प्यारा सा सिद्धांत दिया था बच्चों। उस सिद्धांत का नाम है जैव शक्ति सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोला जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हैं क्या, VFT। देखो बच्चों, बर्जीलियस ने यह बोला था कि जो कार्बनिक पदार्थ है वो किसी भी प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषित या बनाए नहीं जा सकते हैं। इनको पदार्थों को एक अदृश्य शक्ति है या अदृश्य बल है वो बनाता है, या कार्बनिक पदार्थों को बनाने हेतु एक अदृश्य बल कार्य करता है, जिस बल को उन्होंने क्या कहा, जैव शक्ति। और उनका यह सिद्धांत माना जाने लगा जैव शक्ति सिद्धांत या वाइटल फोर्स थ्योरी।
कहने का मतलब यह है कि बर्जिलियस ने यह बोला था कि कोई भी पदार्थ है वो आप चाहे कुछ भी कर लें, उसको आप प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। और अभी आप वर्तमान में देख रहे हो कि प्रयोगशाला में सारे पदार्थ बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो बर्जिलियस की जो बात थी वो एक हाइपोथेसिस थी, अवधारणा थी, कोई साइंटिफिक इसका मतलब वो क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल नहीं था ये। तो ये सिद्धांत कहता क्या है, सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है अक्सर। तो सबसे पहले सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, कि वी कैन नॉट फॉर्म एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। ये किसने बोला था? बर्जिलियस ने। कार्बनिक पदार्थों को बनाने के लिए एक रहस्यमयी बल कार्य करता है, जिसे जैव शक्ति और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वाइटल फोर्स कहते हैं। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि वाइटल फोर्स या जैव शक्ति सिद्धांत क्या है। तो वो किसने दिया था बच्चों? सबसे पहले ये याद रखना आपको कि बर्जिलियस ने इसके बारे में बताया था। और क्या बोला था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में नहीं बना सकते हैं। हमारे क्यूट से साइंटिस्ट ने ये बात बोली थी, एक बार आप इसको फोटो खींच सकते हैं, ले ली सबने। चलो बच्चों, लेकिन बर्जिलियस की ये बात है वो खारिज हो जाती है। उसके बाद में बर्जिलियस का देखो, मारवाड़ी में कहावत है ना कि भाई महाराज के जब बेटो हुई और तो भले इकट्ठे जाओ थे, बट फलानी फलानी थोड़ा जाओ ने तो इतना फर्क पड़ी के बाबा। मतलब बर्जिलियस ने भी यही बोला था कि केवल एक देवीय शक्ति है, एक मतलब परमात्मा ही है जो ये काम कर रहा है, बाकी तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई लोगों, ये तुम फालतू में दुख पड़ा ही मत। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, वो आप किसी भी हालत में नहीं बना सकते। ये किसने बोला था? बर्जिलियस ने। मारे साहब नारियल फारियल को चढ़ाओ अब लागो जतरी के। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद में क्या हो गया बच्चों कि हमारे एक बहुत ही अच्छे से साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जिनका नाम था क्या? वोहलर। वोहलर ने एक बहुत ही खतरनाक काम किया। उन्होंने बर्जिलियस के जैव शक्ति सिद्धांत को खारिज कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने कि इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में इन्होंने क्या किया? प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ का क्या कर दिया बच्चों? निर्माण। और वो जो कार्बनिक पदार्थ हैं बच्चों, वो कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? उस पदार्थ का नाम है बच्चों यूरिया। ये बात आपको सबको याद रखनी है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया गया कार्बनिक पदार्थ है वो कौन सा है? यूरिया। और बर्जिलियस ने क्या बोला था कि किसी भी पदार्थ को आप है वो प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। लेकिन हमारे वोहलर साहब ने क्या किया कि यूरिया को प्रयोगशाला में बना के जैव शक्ति सिद्धांत को यहाँ पर क्या कर दिया? खारिज कर दिया। और बच्चों इन्होंने बनाया कैसे, वो भी थोड़ी सी बात अपन जान लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पदार्थ लिया जिसका नाम है अमोनियम साइनेट। इसका फॉर्मूला होता है NH4CNO। इस अमोनियम साइनेट को बच्चों क्या किया?
गर्म किया, डेल्टा है ऊपर, ये गर्म करने के लिए ये साइन काम में लेते हैं अपन। और क्या बना दिया इन्होंने बच्चों, यूरिया बना दिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको याद रखना है बच्चों, कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाया गया जो पदार्थ है वो कौन सा है, यूरिया। किसने बनाया था बच्चों, वॉलर ने बनाया था, है ना। और कैसे बनाया था, अमोनियम साइनेट को गर्म करके, और फिर किसका निर्माण किया था, यूरिया का निर्माण किया था। यहाँ पे बच्चों हमारी जितने भी साइंटिस्ट के किए गए प्रयास हैं खोज के लिए वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया था किसका, निकोलस लेमरी का, जिन्होंने सोर्स के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा था, खनिज पदार्थ, वानस्पतिक पदार्थ और जंतु पदार्थ। उसके बाद में हमारे पास में दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि जो पदार्थ है, लेवोशियर ने ये बोला कि जो पदार्थ है वो 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। उसके बाद में बर्जीलियस आए, बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत दिया, और बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत को खारिज किसने किया था बच्चों, वॉलर ने किया था। वॉलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में क्या बना दिया, यूरिया। मतलब यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो कार्बनिक रसायन है उसको यहाँ तक अभी तक पहुंचाने में इतने लोगों का हाथ है। बात 1675 से शुरू हुई थी और अभी 2025 में अपन इसको कैसे पढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने प्रयास किए थे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे सबसे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कार्बनिक रसायन है तो किसके बारे में जानेंगे बच्चों, हम सब कार्बन के बारे में जानेंगे। कार्बन, कार्बन का जो प्रतीक होता है, कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक है, कार्बन को पहले, ये तो सब छोटे बच्चों वाली बात हो गई यार, किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। और जो कार्बन है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है बच्चों वो कितना होता है, 6 होता है। कहने का मतलब है हमारी जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें ये कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है। और ये चीज़ आप जानते होंगे बच्चों, बिल्कुल छोटी सी बात है ये, कि जो पदार्थ जितने नंबर पे आता है उसमें प्रोटॉन की संख्या उतनी ही मानी जाती है। एक मिनट, परमाणु क्रमांक, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। दूसरा क्या है कि जितने नंबर पर जो आता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या उतनी ही मानी जाती है। प्रोटॉन की संख्या भी इसमें कितनी है, 6 है। और बच्चों इसके अलावा जो कार्बन के नाभिक में न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो भी कितनी है बच्चों, 6 है। तो प्यारे बच्चों आप सब ये एक छोटी सी बात तो जानते होंगे जो 7th क्लास से शुरू हो जाती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है वो कहलाता है परमाणु द्रव्यमान। कि इसका क्रमांक तो कितना माना गया है, 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 है, कार्बन के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, वो कितना हो जाएगा बच्चों, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, 6 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया। कहने का मतलब है यदि किसी आप परमाणु को दर्शाते हो तो यहाँ पर नीचे पर प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक और नीचे ऊपर लिखा जाता है परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12 है। तो ये आपको कार्बन का दर्शाने का तरीका हो गया बच्चों, ठीक है। अब जब तक किसी तत्व पर कोई धनावेश या ऋणावेश या धनायन या ऋणायन नहीं आ जाता है, कोई भी तत्व जब तक इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है या त्यागता नहीं है, तब तक जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कहने का मतलब है कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6 है। उसी अवस्था के दौरान, उदासीन अवस्था के दौरान इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी रहेगी बच्चों, 6 रहेगी। यहां तक आई सबको बात समझ में। ये कार्बन की बेसिक इंट्रोडक्शन था। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन की संख्या 6, और जब तक प्लस माइनस नहीं है तब तक इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6, दोनों को जोड़ेंगे एटॉमिक मास आ जाएगा 12। ये इसको डिनोट करने का तरीका हो गया। अब बच्चों अपन बात करेंगे यहाँ से किसकी, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो देखिए इधर, देखना बच्चों इधर,
देखें इधर ध्यान से, ये आपको दिख रहा होगा, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कार्बन का प्रतीक C है, कार्बन में बीच में लिख रखा है +6, अर्थात नाभिक में ये कार्बन का क्या हो गया यहाँ पर, नाभिक, जिसमें प्रोटॉन्स है वो कितने दिखाई दे रहे हैं, 6। और ये कार्बन के कोश हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हैं, पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2, दूसरे में कितने भरे हैं, 4। अब अगर अपन इसको उपकोश के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें अपन बच्चों, तो वो क्या होता है बताइएगा आप, 1s2, 2s2 और 2p2। कहने का मतलब है पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कोश ये, और ये जो दूसरा कोश है इसका, ये 2s और 2p, ये इसका कौन सा कोश हो गया, बाह्यतम कोश हो गया। आउटर सेल, आउटर सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 p में है और 2 किस में है, s में। अब आपको सबको ये बात मालूम होगी कि प्रत्येक तत्व क्या चाहता है, अपना बाह्यतम कोश पूरा करना चाहता है या अष्टक पूरा करना चाहता है। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है अभी, 4, और बाह्यतम कोश में जा कितने सकते हैं, s में 2 जा सकते हैं, 2 पूरे भरे हुए हैं, और p में कितने जा सकते हैं, टोटल 6 जा सकते हैं। अभी कितने हैं, 2 है, कितने की कमी है, 4 की कमी है। और है कितने कार्बन के बाह्यतम कोश में, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के पास में 2 ऑप्शन है, या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, या कार्बन क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है अष्टक पूर्ण करने के लिए। देखते हैं इधर अब कार्बन रियल में क्या करेगा। तो हमारे पास कार्बन के कितने ऑप्शन हैं भाई, कार्बन के पास भाई साहब के पास 2 ऑप्शन है कि भाई साहब क्या क्या कर सकते हैं कार्बन भाई साहब, या तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, या फिर कार्बन क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, टाबरों त्याग सकता है। और ये जो सारी माताफोड़ी है वो कार्बन क्यों कर रहा है, क्योंकि कार्बन को यहाँ पर क्या करना है, अपना अष्टक पूर्ण करना है। तुम भी तो करते हो माताफोड़ी, जब तुम्हें टेस्ट में कुछ नहीं आता है तो इधर उधर मुंह फाड़ते हो, है ना। इसी प्रकार कार्बन भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही बेचारा। अब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, -4, और अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आया, प्लस। जो देने वाला होता है वो धनवान होता है, उस पर धनावेश आता है, और जो लेने वाला होता है वो ऋणावेश आएगा उस पर, क्योंकि वो क्या ऋणी हो गया अगले वाले का, है ना। तो यहाँ पर तो बन गया क्या, एनाइन बना सकता है, ऋणाइन बना सकता है, और अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो वो क्या बना सकता है बच्चों, धनायन या केटाइन बना सकता है। ठीक है, लेकिन कोई भी बात बोली जा सकती है, उसको करना बहुत मुश्किल है बच्चों। अब देखो आपके पास कार्बन बेचारा 4 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। एक चीज आपको पहले ये आनी चाहिए, देखो कौन सी, कि किसी भी तत्व का जो परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस, और उसी परमाणु के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं प्यारे बच्चों, उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं हमारे शैतान से नादान से कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर क्या है, माइनस है, एक प्लस एक माइनस, चलो मिलाप हो जाएगा दोनों का, दोनों में अपोजिट चार्ज है, एंड अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। कहने का मतलब है कि जो नाभिक के प्रोटॉन हैं वो बाह्यतम कोश में या सभी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों पर हमेशा कौन सा बल लगाते हैं बच्चों, आकर्षण बल लगाते हैं। कहने का मतलब है कि प्रोटॉन वो खूंटा है जो सभी इन इलेक्ट्रॉन बकरियों को बांध के रखता है। ये बात सबको क्लियर है। कहने का मतलब है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके अंदर बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन या तो उसको त्यागना है या 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ग्रहण करना है। प्रोटॉन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करो चाहे 4 इलेक्ट्रॉन त्यागो, प्रोटॉन्स कितने रहने वाले हैं, 6 के 6 रहने वाले हैं। देखो बच्चों बिल्कुल मैं आपको बेस से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेस से 10th लेवल से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको केमिस्ट्री की धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़े। तो ध्यान से अपनी पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे और नोट्स बनाते रहें। तो देखना बच्चों इधर 4 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन ने ग्रहण किए मान लो, तो पहले जो कार्बन है हमारा, कार्बन के पास में प्रोटॉन कितने हैं भाई, प्रोटॉन तो 6 ही रहने वाले हैं, प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होते हैं, इसका कोई काम नहीं है, चलो काम पड़ ही जाएगा। मान लो 6 प्रोटॉन है मान लो, ठीक है, चलो प्रोटॉन बनाते हैं एक बार 6। ये मान लो 1 प्रोटॉन, 2 3 4 5 6 प्रोटॉन हो गए।
अब क्या होगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाह्यतम कोश में, इलेक्ट्रॉन है भाई साहब कार्बन के पास में 4, 1 2 3 4, ये कार्बन के क्या हो गए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना। अब कार्बन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो इसका मतलब 4 चीजें बाहर से आएगी। पहले इन 6 ने किसको बांध के रखा था, इन 4 को, सॉरी 4 को क्या, टोटल 6 ही है ना, टोटल 6 है बाह्यतम कोश में 4, तो टोटल 6 ने 6 को पकड़ के रखा था। अब और कितने आ गए, 4 आ गए, कौन आए, इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 1 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए तो कार्बन के पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, 6 प्रोटॉन है। तो ये क्या 6 प्रोटॉन इन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएंगे, क्या इतने पतले पतले खूंटों से इतनी सारी बकरियां बांधी जा सकती है, नहीं भाई साहब, तोड़ के भाग जानी है फिर वो, है ना। तो कहने का मतलब है कि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो केवल 6 प्रोटॉन वाला नाभिक इन 10 इलेक्ट्रॉनों को नहीं संभाल पाएगा, उसके पास में इतना पावर नहीं है कि वो इसको संभाल पाए। तो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना भी क्या होता है बच्चों, असंभव होता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता है। चलो कोई बात नहीं, अब क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, जी बिल्कुल देखते हैं। मान लो वही पहले वाली बात कि कितने प्रोटॉन है कार्बन के पास में, 6 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है बच्चों, 6 प्रोटॉन है। वापस बनाए, 1 2 3 4 5 और ये 6। और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं टाबरों, इलेक्ट्रॉन भी हैं 6 हमारे पास में, सॉरी बाह्यतम कोश में क्या टोटल इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास में कितने हैं, 6। अब मैंने आपको बोला था कि इनके बीच में बहुत ही प्यारा सा बंधन होता है कि भाई साहब ये ऐसे मान लो पति पत्नी वाला जोड़ा होता है, पति पत्नी तो और भी छोड़ छुड़ा जाते हैं, माँ बेटे वाला जोड़ा होता है, माँ अपने बेटे को कहीं नहीं जाने देती, पहले बेटा जाता है तो सबसे पहले माँ का आंसू आया करे, है ना। भाई बात होगी बेटे कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को इतनी मजबूती से बांधे रखते हैं कि सनम चाहे कुछ भी हो जाए तुमको नहीं जाने देंगे, या मेरे लाल मेरे पीले काले, यहाँ पर कौन सा बनाया अपने दौड़े, है ना, अपने व्हाइट वाले भाई साहब को ये पीले वाले भाई साहब कहीं नहीं जाने देंगे। फिर भी चलो ये बदमाशी कर कुरा के 1 चला गया, कोई बात नहीं, चल भाई तू जा, ये गया, कितने बचे 5। और ये अब चलो ये तो ये बात थी, लेकिन ये याद रखना कि जो किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी, कि अगर आप किसी भी कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण होता है उस आकर्षण बल के विपरीत बल आपको लगाना पड़ेगा और उसको आयनित करने के लिए आपको आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी। आयनित कहने का मतलब है कि आपने इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, बाहर निकालने के लिए आपको अगर बाहर निकालोगे इसके ऊपर प्लस आएगा, कहने का मतलब आयन आएगा, है ना। तो आयनित करने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, कहीं से जोड़ जुड़ा के 1 इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब ये कितने हो गए 5, ये कितने हो गए 6। अब बोलो अब कहाँ जाओगे, तुम कितने बचे हो, 5 हो और तुम कितने हो 6 हो, इधर से पावर बढ़ रहा है भाई, ठीक है कोई बात नहीं। फिर भी ये और बदमाशी कर ली भाई, जाति का बजावे और गियो, कोई बात कौन जा, ठीक है कितने गए 2 गए, है ना, कोई बात नहीं 2 और चले जाओ। अब ये बोल रहे हैं कि अब तो तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम जाओगे कहाँ, है ना, ऐसे मतलब बहुत ही गुस्सा आ गया इसको। फिर भी तीसरा और चला जाए, है ना, हद ही हो गई यार भाई, अब कोई ये पागल तो है नहीं कि इतने को अपने से जाने देगा, है ना। तो ये बोलेगा कि भाई साहब तेरी औकात नहीं है 4 को बाहर निकालने जितना सामान है क्या तेरे पास, है ना, कार्बन तो है कितना सा, इतना सा तो है ना, और इन सबको बाहर निकालेगा। कहने का मतलब क्या है कि कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी नहीं होती है। तो ना तो कार्बन एनाइन बना सकता है और ना ही कार्बन कैटाइन बना सकता है। कहने का मतलब है ना तो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ना ही कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। कार्बन इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करता है। तो इस चीज को अपन सबसे पहले लिखेंगे, पहले आप इसको एक बार अपनी 3 अंगुलियों से खींच दो, स्क्रीनशॉट ले लो। कहने का मतलब है हो गई यहां तक बात क्लियर, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, कार्बन है, कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ना ही कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, दोनों में से कोई भी काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसका रीजन क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कार्बन तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो केवल
6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए आवश्यक ऊर्जा है वो उसके पास में नहीं होती है, या कार्बन के पास में इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। ठीक है, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, कितने ग्रहण करने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कार्बन के पास 10, और प्रोटॉन कितने हैं? 6, तो टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन वाला नाभिक नहीं संभाल सकता है, तो दोनों रीजन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं कि कार्बन चार इलेक्ट्रॉन त्याग कर कार्बन +4 नहीं बनाता है, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। कार्बन भाई साहब के पास इतना सामान नहीं है कि इन सबको वो बाहर निकाल सके। ठीक है, अब कार्बन ग्रहण भी नहीं कर सकता है, जी बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके C-4 नहीं बना सकता है, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, 6 पहले से थे, 4 और आगे टोटल 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन संभालना असंभव है, संभव नहीं है टाबरों। प्रकृति के विरुद्ध काम हो रहा है, प्रकृति के विरुद्ध होने वाले काम कुछ दिनों में ढेर हो जाते हैं। तो ये दोनों काम ही नहीं करता, लेकिन फिर भी आप ये देखते हो कि कार्बन सबके साथ जुड़ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन त्याग भी नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी नहीं कर रहा, तो इसको कहीं करे भाई, देखो सबके साथ ये जुड़ जाता है, असंख्य यौगिकों का निर्माण कर लेता है। तो कार्बन भाई बहुत ही होशियार आदमी है। कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। देखो, त्याग नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन आगे बचा तो कर ही सके, है ना। तो कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से इसको अलग पेन से लिखते हैं क्योंकि बहुत ही प्यारी सी बात है ये, कि कार्बन इलेक्ट्रॉन का क्या करता है बच्चों? साझा करता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, और इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा जो बनने वाला बंध है, इससे आप सभी बच्चे परिचित होंगे। उस बंध को कौन सा बंध बोलते हैं बच्चों? सहज संयोजी बंध बोलते हैं। साझा करने का मतलब है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है? शेयरिंग करता है। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सहज संयोजी बंध। तो आज के बाद आपसे अगर कोई पूछे कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सहज संयोजी बंध बनाएगा। आगे सबको बात समझ में? अब देखो सहज संयोजी बंध बनाता कैसे है कार्बन, चलते हैं आगे। मान लो कि ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉनों को चलो मैं से दर्शा देता हूं, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। और यहां पर हमारे पास में कौन है? हाइड्रोजन है। यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन को आपको पता है, हाइड्रोजन के हिसाब सीधा सीधा है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो ये ले सबके हाइड्रोजन के पास में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको अपना द्विलक पूरा करना है, कहने का मतलब इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे चाहिए, तभी तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा या द्विलक पूरा हो जाएगा। और कार्बन के बाह्यतम कोश में टोटल कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। अब कार्बन ना तो त्याग सकता है, ना ही पूरे पूरे ग्रहण कर सकता है। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं? समझौता करते हैं कि भाई साहब देख, इसको तू भी काम में ले ले, और खुद तो ले ही रहा है, तू थोड़ा सा तू ले ले। ये बोलेगा अच्छा तू मेरा काम में ले रहा है तो थोड़ा सा मेरे को भी तेरे वाला लेने दे, है ना। तो दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं।
इस हाइड्रोजन ने बोला कि मैं कार्बन तेरा ये इलेक्ट्रॉन लूंगा, कोई बात नहीं, ले ले भाई। इसने बोला मैं लूंगा, तू भी ले ले। इसने बोला मैं लूंगा, तू भी ले ले। इसने बोला मैं लूंगा, तू भी ले ले। ठीक है। अब अपने घर में कोई मेहमान आवे, है ना, तो वो कहीं सब ने 5-5 10-10 रुपया दे टाबर पर टाबर कहीं के चाहे भारी थैलो वो चाहे कत्तो मोटा उठा उठार भागी। भाई कहने का मतलब है कि जितना आपने लिया है उससे थोड़ा तो ज्यादा देना पड़ेगा। अब इन सब बच्चों को इसने खुश कर दिया तो सभी बच्चों से ये वापस थैले रखवाएगा। कहने का मतलब है ये कार्बन है, सभी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो टोटल कार्बन के पास में 4 तो खुद के थे, टोटल कितने बन गए 8। ये इसका भी काम हो गया और इनका भी काम हो गया। ऐसे करके इस कार्बन ने चारों हाइड्रोजन के साथ में बंध बना लिया। और ये जो बंध बने हैं, इस एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो ना तो त्यागे गए हैं ना ही ग्रहण किए गए हैं, उन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। और शेयरिंग के द्वारा जो बंध बनता है बच्चों, वो कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है। कौन सा बंध होता है बच्चों? सहसंयोजी बंध होता है। समझ गए सब बात? अब दूसरी बात आपको एक और याद रखनी है, अपन बिल्कुल बेस से चल रहे हैं, है ना। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि कार्बन अपने जीवन में कितना भी बड़ा पाप कर दे, लेकिन बॉन्ड हमेशा चार ही बनाएगा। अब चाहे आप इसकी नाड़ काट दो भाई, गर्दन काट दो, ये 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा कभी भी। कार्बन का फिक्स है कि कार्बन इन हाउ एनी कंडीशन कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। और इलेक्ट्रॉन की ना तो त्याग कर ना ग्रहण करके क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने क्या देखा? अपन ने एकदम कॉमन इंट्रोडक्शन देखा कि कार्बनिक रसायन में सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कौन कौन से क्लासिफिकेशन दिए, उसके बाद में कार्बन है, कार्बन के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। और एक चीज और याद रखना आप, जो कार्बन है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से आवर्त में आएगा बच्चों? दूसरे आवर्त में। और जो कार्बन परिवार है वो कौन से वर्ग में रहेगा? 14वें वर्ग में। उसमें आवर्त सारणी में कार्बन की ये स्थिति होती है। अभी मैं आपको लेक्चर के लास्ट में ये दिखा भी दूंगा। तो बच्चों आज का ये जो लेक्चर है वो बिल्कुल हमारा बेसिक था। आने वाली क्लास में हम आगे शुरुआत करेंगे कार्बन के और प्रॉपर्टीज के बारे में। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यार बरसाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।